हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगी जो ट्रैवल करना चाहते हैं दिल्ली से आयरलैंड के लिए। कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से लिंक है, फॉर्म्स हैं जो फिल करने हैं बिफोर बोर्डिंग योर फ्लाइट, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता लगेगा। ये वीडियो एक सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का जो मैंने पहले बनाई थी। पहली वीडियो मैंने बनाई थी आयरलैंड से कैसे ट्रैवल करना है इंडिया के लिए, स्पेशली डबलिन से ट्रैवल कैसे करना है दिल्ली के लिए। आज ये वीडियो है दिल्ली टू आयरलैंड, स्पेशली डबलिन। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो ट्रैवल करना चाहते हैं दिल्ली से डबलिन के लिए। कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है, कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, क्या क्या उन्होंने पूछा मेरे से, ये सारा कुछ अपडेट करूँगा। अभी मैं पेरिस के एयरपोर्ट में हूँ और एक दो टॉपिक पे डिस्कस करूँगा और एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, उसको भी डिस्कस करूँगा, उसके वो भी शेयर करूँगा। तो स्टे ट्यून बने। तो गाइस, सबसे पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी आइलैंड से ट्रैवल करना चाहता है दिल्ली के लिए और इंडिया के लिए, तो लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्लीज़ जाके वो मेरी वीडियो देखो, उसमें मैंने पूरे डिटेल्ड में बताया हुआ है कि कैसे आइलैंड से आप ट्रैवल कर सकते हो दिल्ली। जो लिंक्स हैं, फॉर्म्स हैं और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो फॉलो करने हैं, वो सारा मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो में। लाइव अपडेट है, तो वो आप देख लेना कि आपको वो यूज़फुल होगा आपके लिए। सेकंड, आपको ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं दिल्ली से आयरलैंड के लिए ट्रैवल करा है, तो उसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन थे, फॉर्म्स हैं जो मैंने फिल किए हैं। सबसे पहले आपको टिकट बुक करानी है एज़ यूजुअल कि आप टिकट बुक कराओगे। पहले टिकट बुक कराने के बाद वाया फ्रांस है, वाया पेरिस है मेरी फ़्लाइट। तो वाया पेरिस में आपको सेकंड जो स्टेज है, आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। नीदरलैंड से जाओगे तो शायद से एंटीजन टेस्ट है, बट मेरी पहले फ़्लाइट मेरी 19 मार्च की पहली फ़्लाइट थी, वो मैंने कैंसिल कराई है। उसे एंटीजन था, बट मैंने कंफर्म किया था तो एंटीजन भी हट चुका है। तो अगर नीदरलैंड से भी आ रहे हो तो आरटीपीसीआर टेस्ट ही चाहिए। एंटीजन उनके लिए चाहिए अगर आप नीदरलैंड में ही रहते हो, बट आपका ट्रांजिट है तो आपको सिर्फ आरटीपीसीआर ही चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यूज़फुल होगी कि जो लोग नीदरलैंड आ रहे हैं, एम्स्टर्डम आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट ही चाहिए। बाकी मेरा वाया पेरिस है तो मुझे भी आरटीपीसीआर टेस्ट ही चाहिए था। तो पहले टिकट बुक करानी है, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है। 72 आवर्स ही वैलिड रहता है, तो उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल करना है कि आप कब अपॉइंटमेंट लोगे डॉक्टर से और आरटीपीसीआर टेस्ट कराओगे। सेकंड ये हो गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट करा लेना, और हाँ, नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो फिर बैठो घर पे, इंडिया में बैठो। और थर्ड आपको ये करना है कि हाँ, आइलैंड का एक सेल्फ लोकेटर फॉर्म है, पैसेंजर लोकेटर फॉर्म है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भरना ज़रूरी है। जब आप डबलिन एयरपोर्ट पे पहुँचोगे तो वो आपको ये ज़रूर पूछेंगे कि आपने वो फॉर्म भरा कि नहीं भरा। फॉर्म भरोगे तभी एक रिस्पॉन्स में एक मेल आएगी गवर्नमेंट के थ्रू कि आपने वो जो फॉर्म है फिल कर लिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो फॉर्म का जो रिसिप्ट होगी, वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको शो करना है डबलिन एयरपोर्ट पे। अभी मैं वैसे पेरिस में हूँ, दिल्ली से पेरिस में आ चुका हूँ सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एयरलाइन के अंदर मुझे एक फॉर्म भरना था, वो खाली वो भी एक सेल्फ लोकेटर फॉर्म है, वो आप भर सकते हो। जब मैंने आयरलैंड से इंडिया भी गया था तभी बीच में भरा था मैंने फ़्लाइट के अंदर, तो इस टाइम भी वही सेम फॉर्म था। वो खाली एक सारे पैसेंजर को ट्रेस करने के लिए कि अगर आपकी फ़्लाइट में किसी को कोविड हुआ हो तो आपको ट्रेस करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको भी कोविड हो सकता है। बट आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है, फ़्लाइट टिकट बुक करानी है, और एक आइलैंड का सेल्फ लोकेटर फॉर्म है वो फिल करना है वाइल ऑनलाइन। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उसको सेव कर लेना, हो सके तो उसको प्रिंट आउट कर लेना, बट प्रिंट आउट नहीं करते कोई बात नहीं, मैंने भी प्रिंट आउट नहीं किया, तो प्रिंट आउट कर लेना हो सके तो। बस ये 3 चीज़ें जो आपको चाहिए डबलिन पहुंचने के लिए। बाकी दिल्ली से पेरिस में आ चुका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक प्रॉब्लम हुई है बट वो एयरलाइन के साइड से हुई है, इमिग्रेशन के साइड से नहीं हुई। तो गैस, एयरलाइन के साइड से ये प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं आया था आयरलैंड से दिल्ली के लिए, उस टाइम पे सेम ही लगेज अलाउ है, 23 kg, 12 kg और एक एसेसरी बैग, मतलब तुम्हारा लैपटॉप का बैग ले जा सकते हो। उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो चेक इन बैग है 23 kg वाला, उन्होंने मुझे चेक इन में रखा था, और जो हैंड बैग था जो कैबिन बैग कहते हैं,
उसको भी उन्होंने चेक इन में डाला था। और एक एसेसरी बैग था जो मेरा लैपटॉप बैग था, वो मैंने कैरी किया हुआ था। अब की क्या हुआ कि मुझे भी लगा था कि वही होगा। अब कि इन्होंने क्या किया कि 23 kg तो चेक इन कर लिया, हैंड बैग मुझे दे दिया कि आप कैबिन में रख लो, और कैबिन में एक ही अलाउ है। तो मेरे पास हैंड बैग भी था और एसेसरी बैग भी था, और दोनों को मिला के 12 kg होना चाहिए। मेरे पास हैंड बैग ही 12 kg है और एसेसरी बैग में 2 लैपटॉप पड़े हुए हैं, तो वही 10 kg का हो गया। और हैंड बैग में मैं लिक्विड नहीं ले जा सकता। मेरा हैंड बैग 12 kg का, उसमें सारी मेडिसिन रखी थी जो लिक्विड में, और उन्होंने मुझे दिल्ली के कस्टम में और फ्रांस के कस्टम पे भी रोक लिया, और दोनों जगह मुझे मेरे बैग खुलवा के उन्होंने कहा कि ये अलाउ नहीं है। सील्ड बंद था। मैंने बहुत रिक्वेस्टें की हैं कि ये एक्चुअली में जब मैं आया था तब वो चेक इन में रखा गया था हैंड बैग, अब इन्होंने मुझे कैबिन में डालने को कह दिया है, कैरी करने के लिए कह दिया है। तो एक हैंड बैग जो 12 kg का है वो भी मैं कैरी कर रहा हूँ, और एक एसेसरी बैग है वो भी कैरी कर रहा हूँ। जब मैं आया था सिर्फ एसेसरी बैग था, हैंड बैग उन्होंने चेक इन में रखा था। तो ये बहुत मेरी बहस हुई एयरलाइंस वालों के साथ, बट वो नहीं माने। उन्होंने कहा था कि कटसी के लिए उन्होंने आकर चेक इन में रख दिया था पहले, डब्लिन से जब दिल्ली को आ रहे थे, अब बट ये अलाउ नहीं है। तो कुछ नहीं, अभी डब्लिन पेरिस में तो मैंने किसी तरह रिक्वेस्ट कर ली, दिल्ली में भी रिक्वेस्ट करके किसी तरह आ गया। सारी मेडिसिन थी, खाली ज़्यादातर मेडिसिन ही है लिक्विड में, और उन्होंने सब जगह रोका था बट किसी तरह मान गए। बट गैस जो अगर आप कभी आ रहे हो तो याद रखना, हैंड बैग चेक इन में भी रख सकते हैं और आपको खुद कैरी भी करना पड़ सकता है, तो हो सके तो लिक्विड में कुछ मत लाना। एयर फ्रांस वाले पागल है, पहले अलाउ कर दिया था, उसको देख के ही मैं लेके आया था कि अब की भी अलाउ करेंगे। मैं कौन सा एयर फ्रांस से रोज़ ट्रैवल करता हूँ, पता नहीं था, पागल है। ये हुई थी प्रॉब्लम। बाकी हाँ, एक बात ये बतानी है आप लोगों को कि मेरी 19 मार्च की पहले फ़्लाइट थी जो मैंने कैंसिल करा के अब 28 मार्च की कराई है। कुछ खुद पर्सनल था काम इंडिया में, तो मैंने डिले कर दी थी फ़्लाइट। बट डिले करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट पे करना होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं सस्ती को देख के कर ली, बट मैं 28 को ही आना चाहता था, तो बहुत मिनिमम अमाउंट दे के मुझे मिल गई, फ़्लाइट मिल गई सेकंड। बट उसका ट्रांजिट टाइम फ्रांस में, पेरिस में 13 घंटे का है। 13 घंटे मुझे इस एयरपोर्ट पे बैठना है। तो एक डाउट जो लोगों के दिमाग में आता है और क्वेश्चन आते रहते हैं ग्रुप्स में कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए अगर आपका ट्रांजिट टाइम मोर देन 7 to 8 आवर्स है। तो आंसर है नो, आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। मेरा तो 13 घंटे का है पेरिस में। ट्रांजिट वीज़ा तब चाहिए होता है जब एयरपोर्ट चेंज करना हो विद इन सिटी। ये भी हुआ है, जो फ़नी इंसिडेंट है वो भी बताता हूँ आपको क्या हुआ था। पर पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपका ट्रांजिट टाइम 24 आवर्स है तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। वो क्यों, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि डे चेंज हो जाता है। आज 28 है, कल 29 होगी, तो डे चेंज हो गया, तब मुझे ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अगर एयरपोर्ट चेंज करना पड़ रहा है तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। मोर देन 24 आवर्स अगर ट्रांजिट है, पहला कंडीशन आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, या एयरपोर्ट चेंज करना है तो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, ये याद रखना। बट सेम एयरपोर्ट पे 13-14 घंटे आपको ट्रांजिट टाइम है, तो आप डोंट वरी अबाउट दैट, आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। 13 घंटे यहाँ पर बैठना है। खाली टर्मिनल चेंज से, तो यहाँ पर पेरिस में ये भी है कि टर्मिनल जब चेंज होते हैं तो यहाँ बस नहीं ले जाती। मैं वो एक वीडियो शेयर करूँगा जिसमें ट्रेन लेके जाती है। तो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल, इतना बड़ा एयरपोर्ट है पेरिस का, वहाँ उन्होंने खुद एक ट्रेन बनाई हुई है, तो ट्रेन आपको लेके जाएगी, तो वो मैं वीडियो शेयर करूँगा। एंड गाइस, जो फ़नी बात मैंने आपसे शेयर करनी थी, फ़नी नहीं कहूँगा, बेवकूफ़ी ही कहूँगा अपनी, हुआ ये था कि 2019 में मैं यूके गया था अपना ट्रैवल वीज़ा लगा के। 6 मंथ का जो मिलता है वो घूमने गया था यूके। और यूके जाने के बाद एक महीना, फर्स्ट मंथ ही घूम के आ गए थे। आई थिंक ये अक्टूबर की बात है 2019 की। मैं यूके गया, घूम के आ गया, और 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में मुझे इंडिया जाना पड़ गया। और इमरजेंसी ऐसी थी कि मैंने ये नहीं देखा कि मेरा रिटर्न जो टिकट है दिल्ली से डबलिन की
डब्लिन से दिल्ली तो ठीक थी, हीथ्रो वाया यूके थी, तो यूके में जो लंदन में जो एयरपोर्ट है हीथ्रो, वहाँ से थी, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट जो रिटर्न फ़्लाइट थी, रिटर्न फ़्लाइट में ये हुआ था कि दिल्ली एयरपोर्ट से हीथ्रो वापसी थी, और हीथ्रो के बाद मुझे गैटविक जाना था, जो लंदन में 2-3 एयरपोर्ट हैं। तो मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट उतरा दिल्ली से, उसके बाद मुझे दूसरी फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी डबलिन के लिए, वो मुझे पकड़नी पड़ी गैटविक से, और वो 45 to 50 मिनट का रास्ता है। टर्मिनल चेंज नहीं कहूँगा, ये एयरपोर्ट ही चेंज था, और जो मैंने नहीं देखा, ये मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, जो मैंने देखा ही नहीं कि जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है जो मैंने लेनी है डबलिन की, वो मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट से नहीं है, गैटविक एयरपोर्ट से है, और जो ट्रांजिट टाइम था वो 3.5 घंटे का था, 3 आवर 30 मिनट्स का। तो ये बड़ी बेवकूफ़ी हुई। फ़नी पार्ट ये कहूँगा कि जो मेरी टिकट थी पूरी दिल्ली से डबलिन तक की, वो एग्जैक्टली नहीं पता मुझे कि कितनी थी, बट मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से गैटविक जाने में 300 यूरो मैंने पे किए थे एक टैक्सी वाले को, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और उसने जो एक मिनी बस टाइप की मर्सिडीज़ आती है उसने वो बुक करी, और मुझे 45 to 50 मिनट्स में पहुंचना था, तो उसने बुक करके मुझे ड्रॉप किया गैटविक एयरपोर्ट से, हीथ्रो एयरपोर्ट से गैटविक एयरपोर्ट में, और उसने 300 यूरो चार्ज किए थे। तो यही कहूँगा कि इतने की मेरी टिकट नहीं थी दिल्ली से डबलिन आने की, जितनी मैंने सिर्फ आई थिंक 18 to 20 किलोमीटर्स था, ऐसे 20 किलोमीटर्स का मैंने 300 यूरो 300 यूरो पे कर दिया। 300 यूरो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 27,000 रुपीज़ मैंने 18 किलोमीटर कवर किए थे, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो ये याद रखना कि, और सबसे बड़ी बात, मैं एयरपोर्ट चेंज किया मैंने, तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा चाहिए आपको, ऐसे नहीं जा सकते। बेस्ट पार्ट ये था मेरा उसमें कि मैं 1 महीने पहले ही यूके हो चुका था, तो मेरे पास 6 मंथ का वीज़ा वैलिड था, तो मुझे ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ा। बट जो लोग, उनके साथ अगर ऐसा कुछ होता, तो जो ट्रैवल चार्जेस जो दिए हैं टैक्सी को, वो तो लगे, ट्रांजिट वीज़ा के लिए भी चार्जेस लगते हैं, जो आई थिंक 60 यूरो है, तो वो भी आपको पे करना पड़ जाता। मेरे पास था तो 60 यूरो तो मेरे बच गए, बट बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई कि टैक्सी के मुझे 300 यूरो लग गए, और गैटविक से मुझे पकड़ना था कनेक्टिंग फ़्लाइट डबलिन के लिए। तो ये ध्यान रखना कि वीज़ा चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए अगर आप एयरपोर्ट चेंज कर रहे हो, और लंदन में तो 2-3 एयरपोर्ट है, तो हमेशा अगर वाया यूके जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तो लंदन में ये देखना कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट भी उसी एयरपोर्ट से है कि नहीं है, ये याद रखना। अभी मैं पेरिस में हूँ, अभी डबलिन की फ़्लाइट पकड़ूँगा, आपको अपडेट करता हूँ कि डबलिन एयरपोर्ट पे मेरे से डबलिन एयरपोर्ट का क्या अपडेट है, और वहाँ के चेक पॉइंट्स और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे वेरीफाई किए हैं, चेक किए हैं, वो आपको बताता हूँ, बने रहिए। सो गाइस, अब टाइम आ गया है डबलिन की फ़्लाइट बोर्ड करने का पेरिस एयरपोर्ट से, और पेरिस एयरपोर्ट पे मेरे से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पासपोर्ट चेक किया गया, नेगेटिव टेस्ट, RT-PCR टेस्ट चेक किया गया, और जो मैंने आइलैंड का सेल्फ लोकेटर फॉर्म फिल किया था, जो मैंने आपको वीडियो में मेंशन किया है, उसकी जो रिसिप्ट है और जो रिस्पांस आता है मेल से, वो उसने चेक किया। IRP कार्ड, मेरा GNIP कार्ड चेक किया, एक्सपायरी डेट, और टेम्परेचर चेक किया। तो यही सब चीज़ें थी जो डबलिन पेरिस एयरपोर्ट पे चेक की डबलिन जाने के लिए, और सामने ऑफिसर खड़ा है, बाकी पूरी लाइन लगी हुई है, वहाँ पर चेकिंग चल रही है, और बाकी डबलिन एयरपोर्ट पे जाके आपको बताता हूँ कि आगे का क्या अपडेट है। सो गाइस, मैं डबलिन एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ, आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे कस्टम में वेरिफिकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए गए। तो पहला उन्होंने मेरे पासपोर्ट, GNIP कार्ड, RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट, और सेल्फ लोकेटर फॉर्म जो मैंने फ़िल किया था आइलैंड का, उसकी जो मेल का रिस्पांस आता है वो दिखाना है। और लास्ट में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, तो मुझसे रीज़न ऑफ ट्रैवल पूछा, तो मैंने कहा मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया था, और मेरे पास प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की फ़ोटोकॉपी और मेल्स थी, बट उन्होंने वेरीफाई नहीं की। तो जो भी आ रहे हैं उनके पास मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी रीज़न के लिए गए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मेरे से नहीं मांगा, बट आप रेडी रहो कि आपसे मांग सकते हैं। कस्टम निकलने के बाद लगेज लिया, लगेज लेने के बाद जब एग्ज़िट पॉइंट पे गाड़ा खड़ी हैं, तो उन्होंने, गाड़ा ने मुझे रोका, और उन्होंने जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, ट्रांजिट कहाँ का था। तो इंडिया से आ रहा था, ट्रांजिट पेरिस का है, तो आई थिंक ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में नहीं आती, ना पेरिस है ना इंडिया है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, रूल्स हैं, जिस 33 कंट्रीज़ पे लगाई हैं, उसमें इंडिया और
पेरिस का नाम नहीं है, तो इन्होंने मुझे जाने दिया। और कोई भी पर्सन अगर उस कंट्री से आ रहा है तो शायद से उसको रोक के होटल क्वारंटाइन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको शेयर करना। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए शब बखैर, बाय बाय।